वायु वीरों ने पाकिस्तान में आतंकियों की कब्र खोदी, जिन्होंने पाकिस्तान के 11 एयरबेस में तबाही मचाई। जिन वायु वीरों के साथ ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया, पाकिस्तान को 4 दिन में सीज फायर पर आने के लिए मजबूर कर दिया, उन वायु वीरों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही हैं कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल रहा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारे ड्रोन जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की जय। जब रात के अंधेरे में भी जब हम सूरज उगा देते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती हैं तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह आदमपुर एयरबेस पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों का हौसला बढ़ाया, जवानों की पीठ थपथपाई। अपने बीच पीएम को देखकर जवानों का जोश 7वें आसमान पर था। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद जवानों के बीच प्रधानमंत्री मोदी का पहुंचना अपने आप में कई संदेश दे रहा। अभी तक तो प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से ऑपरेशन सिंदूर पर नजर रख रहे थे, लेकिन आदमपुर एयरबेस पहुंचकर प्रधानमंत्री का संदेश साफ है कि सीमा पार से नापाक हरकत हो तो सेना को आदेश की जरूरत नहीं। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। सिर पर त्रिशूल लगी कैप पहनी है, ये पश्चिमी एयर कमांड की कैप है। दुश्मन को संदेश साफ है। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर पर तीनों सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत शिव तांडव से हुई थी, तो कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी संदेश साफ था, याचना नहीं अब रण होगा। प्रधानमंत्री मोदी के आदमपुर एयरबेस
पहुंचने से पाकिस्तान के झूठ की भी पोल खुल गई। पाकिस्तान ने झूठ फैलाया था कि उसने आदमपुर एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, लेकिन वहां खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरा, पाकिस्तान ने झूठ फैलाया था कि S-400 को नुकसान पहुंचाया। भारत का S-400 पीएम मोदी की तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के आदमपुर एयरबेस पहुंचने पर आई इन तस्वीरों ने पाकिस्तान के झूठ को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। आदमपुर एयरबेस पर पीएम मोदी का पहुंचना और जवानों के बीच रहने के मायने भी समझिए। आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पंजाब में जालंधर से तकरीबन 21 किलोमीटर दूर है। ये उत्तर भारत में बने मिलिट्री एयरबेस में दूसरा सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है। यहाँ से इंडो पाक बॉर्डर 100 किलोमीटर दूर है। आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय एयरफोर्स की 47वीं स्क्वाड्रन तैनात है। इस एयरफोर्स का MiG-29 का बेस भी माना जाता है। यहाँ के स्क्वाड्रन को ब्लैक आर्चर के नाम से जाना जाता है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को कड़ा संदेश दिया था। पीएम मोदी ने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित किया है, अगर भारत पर हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंकी सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। दुनिया भी भारत के इस नए रूप को, इस नई व्यवस्था को समझते हुए ही आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी का मैसेज साफ है और सेना का पराक्रम दुनिया देख रही है। जम्मू कश्मीर में बचे खुचे आतंकियों की कब्र खोदी जा रही है। आज ही शोपियां में 3 आतंकियों को मार गिराया गया। भारत का संदेश लाउड एंड क्लियर है। आतंकियों की आका और आतंक सरपरस्त सरकार को मिट्टी में मिलाया है और आगे भी मिलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत माता की। चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी। जम्मू से आपका स्वागत है। राष्ट्रवाद में प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर एयरबेस में थे। आदमपुर एयरबेस से उन्होंने हुंकार भरी ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की और उसके साथ ही पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर दिया, क्योंकि जिस आदमपुर एयरबेस और S-400 को टारगेट करने की बात कही थी, वो सब कुछ वहां पर ठीक हालत में दिखाई दिए। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। रोहन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव जी है, मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी है, सुशांत सरीन जी जो कि स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत करता हूं पीके श्रीवास्तव सर आपसे, और शुरुआत इसलिए क्योंकि आदमपुर एयरबेस 1965 की जंग, 71 की जंग और अब ऑपरेशन सिंदूर में भी उसकी भूमिका, सैनिकों के बीच पीएम मोदी और एक साथ 2 संदेश है कि देख लो ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का, ये झूठ पाकिस्तान का, क्योंकि S-400 और ये एयरबेस बिल्कुल ठीक, और दूसरी बात है कि आगे से इसी तरह घुसकर मारेंगे। राकेश जी, मैं भी आदमपुर एयरबेस पर तैनात रहा हूं और आज जो दृश्य देखने को मिला जिसमें प्राइम मिनिस्टर वहां पहुंचे हैं और जो झूठ पाकिस्तान की तरफ से फैलाया जा रहा था कि उन्होंने S-400 को क्षतिग्रस्त कर दिया है, आदमपुर एयरबेस को उन्होंने डिसेबल कर दिया है, उसको तहस नहस कर दिया है, वो सारे चित्र आपके सामने आ गए। पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। तो ये मालूम हो गया कि हमारा जैसी की ब्रीफिंग हुई थी, एयर मार्शल भारती ने, जो हमारे डीजी एयर ऑप्स हैं, उन्होंने ब्रीफिंग की थी, हमारे किसी भी इक्विपमेंट को, किसी भी एयरक्राफ्ट को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है और हम उसी तरह सक्षम, सतर्क और सजग हैं। तो ये बात हुई उनके विजिट की, और जो जोश आपने देखा वो तो वाकई काबिले तारीफ था। जिस तरह की गूंज उठ रही थी भारत माता की जय की, वो भी काबिले तारीफ था। हम लोगों को अपने बीच अगर यूनिफॉर्म में हैं तो प्रधानमंत्री को देख के लगता है कि देश की पॉलिटिकल विल वो मजबूत है, हमारे साथ है, और ये बहुत बड़ा मोरल के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। 3 ग्रैंड स्टैंडिंग जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला, ये जो अब कह दिया है कि आर्मी और एक्ट ऑफ टेरर में
जो टेररिस्ट हैं हम उसमें डिसर्न नहीं करेंगे, अब कोई डोजियर नहीं दिया जाएगा, अब कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, अब कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होगा, हम जानते हैं किसने किया, कैसे किया है। और इसके सारे चित्र इन 4-5 दिनों में पूरे विश्व के सामने आ गए कि किस तरीके से एक टेररिस्ट के जनाजे को पूरी मिलिट्री हाथ बांधे खड़ी थी और वो जनाजा पढ़ा जा रहा था। वो अपने आप में एक मतलब एक विश्व पटल पर आ गया कि क्या कॉम्प्लिसिटी है इनकी। दूसरी चीज न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर, जिस वक्त से शुरुआत हुई थी हमेशा इस बात की धमकी आती थी हर तरफ से, हर मीडिया से, उसको तार तार कर दिया। न्यूक्लियर का इशू अब क्लियर हो गया है, यू डोंट हैव दिस प्रोटेक्शन एंड अंडर दिस फसाड यू कैन नॉट सेव योरसेल्फ। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें पता है आप कहां पर हैं, टारगेटिंग इंफॉर्मेशन अपने आप में कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव है, प्रिसाइज है, हम प्रिसाइजली आपको मार सकते हैं बिना कोलैटरल डैमेज के हुए इधर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को या सिविल इंस्टॉलेशंस को। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, यह देश की बहुत बड़ी शक्ति का पूरे ग्लोबल स्टेज में सामने आना है। ओवर टू यू आकेश जी। सामने आना है, बिल्कुल ठीक बात है सुशांत सरीन जी। एक बातचीत और है, 1965 की जंग 135 कमांडो आए थे पाकिस्तान के, उसमें से 120 से 125 को मार दिया, 5 ही वापस जा पाए थे। तो एक तो आदमपुर एयरबेस का जख्म पाकिस्तान का पुराना है, इसलिए टारगेट करने की कोशिश की, उसकी झूठ भी पुराना हुआ, नया जख्म भी मिल गया इसी आदमपुर एयरबेस से पाकिस्तान को। यार देखो, एक तो हम लोग पता नहीं क्यों इतना अपने आप को हैरान समझते हैं कि पाकिस्तान झूठ बोलता है। पाकिस्तान का जन्म ही झूठ पे हुआ है यार, पाकिस्तान का सारा अस्तित्व झूठ पे है, तो हम क्यों थोड़े से अचंभे में हो जाते हैं कि पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं। उनका देश चलता ही झूठ के ऊपर है, ठीक है ना। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरी चीज ये है कि यार देखिए, सिंपल सी बात ये है, अभी हमारे जो सहयोगी हैं वो कह रहे थे कि देखिए हमारी ये क्षमता, देखिए क्षमता पहले भी थी हमारी, ये क्षमता जो थी हमारी कई वर्षों से हम डेवलप करते जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ क्षमता होना काफी नहीं होता, आप में वो निश्चय लेने की ताकत और हौसला भी होना चाहिए कि अब मैं जो उनका न्यूक्लियर ब्लैकमेल है मैं नहीं सहूंगा। हमने अब किया है ये जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या किया है, जो जब पार्लियामेंट का अटैक हुआ था उस समय हमने पूरी की पूरी फौजें खड़ी कर दी थी बॉर्डर पे, लेकिन आगे नहीं बढ़े थे कि यार नहीं ये न्यूक्लियर फैक्टर भी है, थोड़ा सा हमारे को ना बच बचाव के चलना चाहिए। कारगिल के समय पे वाजपेयी जी ने बिल्कुल खदेड़ने का हुक्म जरूर दिया, लेकिन यह भी हुक्म दिया कि एलओसी नहीं क्रॉस करेंगे, न्यूक्लियर फैक्टर है, तो थोड़ा सा बच बचाव के चलना चाहिए, ठीक है। मुंबई के टाइम पे मनमोहन सिंह जी ने चाहते तो वहां पर भी अधिकारी थे कि मारा जाए, लेकिन नहीं किया कि न्यूक्लियर फैक्टर है। अब जो ये न्यूक्लियर फैक्टर है या जो इसका ब्लफ है, ये जो इनके धौंस और धमकी देते थे, उसको टोटली क्वेश्चन कर दिया है। और ये जो संदेश है कि तुम कहीं पे भी छुपे हो, बहावलपुर में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, तुम हो, तुम्हारे फौजी आका हो, कोई भी हो, तुमको तुम्हारे घर के अंदर घुस करके मारेंगे, ठीक है ना। अब ये भारत की नीति बन गई है, और ये नीति जो है प्रधानमंत्री जी ने एक बारी नहीं 3-4 बारी अब बता चुके हैं। तो मेरे ख्याल ये एक नया जो डॉक्ट्रिन है, ये अब भारत का डॉक्ट्रिन है। ये सिर्फ पाकिस्तान जैसे आतंकी देश के लिए नहीं है, ये एक और जो आतंकवाद पाल रहा है वो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, जो पता नहीं किस तरीके का फ्रॉड है, बांग्लादेश वाला, और उसके जो वो घटिया आर्मी ऑफिसर जो बोल रहे थे कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है उसको अलग कर देंगे। भाई तू करके देख, अब तू करके देख, तेरा ऐसा कीमा बनाएंगे ना, तेरे को पता लग जाएगा तेरे साथ क्या होने वाला है। यू नो दीज पीपल, दीज ब्लडी थर्ड रेट फेलोज, ये बांग्लादेशी वगैरह जो हैं, इनको सर पे बिठाया हुआ था हमने, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, ये साले सर पे चढ़ जाते हैं यार। अब ये बता दिया कि भाई रिश्ते रखने हैं, अच्छे तरीके से रखने हैं, प्यार मोहब्बत के रखने हैं, सहयोग के रखने हैं, बिल्कुल रखेंगे। तुम उल्टी सीधी बात करोगे तो चपेट मारेंगे तुम्हारे को, और तुम्हारे को पता भी नहीं लगेगा चपेट आई कहां पर और लगी कहां पर। तो ये मेरे ख्याल संदेश एक बड़ा क्लियर संदेश चला गया है, और अब ये जो निश्चय हुआ है ये भारत का निश्चय है, और इसको सब लोगों को समझ लेना चाहिए तो बेहतर होगा, नहीं तो फिर वही होगा जो उनके साथ होना है, उनका भी पानी रुकेगा। ठीक है ये सर, जो ठीक हमारे
हमारे मैं आता हूं रोहन जी आपके पास, क्योंकि सारे एक्सपर्ट हैं, इसलिए मैं आपके पास सबसे आखिर में आऊंगा। माथुर सर, जो बातें कही हैं सुशांत सरीन ने इतने थोड़े से समय में कि एक डॉक्ट्रिन में चेंज, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सैनिकों के बीच जाते हैं और जब कविता पढ़ते हैं कि कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक बालों में, निर्भीक गया ढालों में, सरपट दौड़ा कर बालों में, फिर उसके बाद वो बुद्ध की भी बातचीत करते हैं, फिर गुरु गोविंद जी की भी बातचीत करते हैं, 1.25 लाख ते एक लड़ा हूं, चिड़ियन ते मैं बात जुट रहा हूं। तो ये सारी बातें सुनकर एक सैनिक के तौर पर, एक अधिकारी के तौर पर आपको क्या महसूस होता है? या फिर उस आदमपुर एयरबेस पर जितने वायुवीर मौजूद थे जिन्होंने पाकिस्तान को नानी याद दिला दी, क्या उनके जहन में चल रहा होगा? राकेश, उन वायुवीरों की बात छोड़ो। जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो मैं अपने जूते ढूंढ रहा था कि कैसे मैं उड़ करके पहुंच जाऊं अपनी यूनिट में लड़ने के लिए। ये जो शक्ति है, जो सुशांत जी अभी कह रहे थे, जो ताकत है, ये मिलिट्री ताकत उतनी नहीं है जितनी ये ताकत पॉलिटिकल विल की है। मैंने आपको राकेश पहले भी बताया था कि जैसा पाकिस्तान का रिएक्शन हुआ भारत के एक एक्शन का, वो उसकी 2 वजह थी। उसकी वजह ये नहीं थी कि भारत ने वॉर डिक्लेयर कर दी है राकेश, उसकी वजह 2 थी। पहली वजह थी भारत की पॉलिटिकल विल और दूसरी वजह थी भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी। और उन दोनों की जब सिनर्जी सामने आई तो उनको पता पड़ गया। मैं आपको सिर्फ इतना एक सेंटेंस बोलूंगा जो कि आप कहीं से भी कंफर्म कर सकते हैं। भारत के सुखोई 9 तारीख को इस्लामाबाद के ऊपर उड़ रहे थे। इस्लामाबाद के रहने वाले लोग उसको नंगी आंख से देख पा रहे थे और इस्लामाबाद कुछ कर नहीं पा रहा था। इस तरीके का डिग्रेडेशन उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का और उनके एयर डिफेंस का हमने करके दिखाया है। ये पाकिस्तान को ऐसा सबक मिला है कि उनके तमाम लीडर कहने लग गए कि हमारा तो आतंकवादियों से कोई रिश्ता नहीं है। कहता है हमने कभी न्यूक्लियर की बात नहीं करी। जिस तरह से उनकी भाषा, टोन, टेनर एंड कंटेंट बदली हुआ है, ये सब सिर्फ और सिर्फ एक 22 मिनट की स्पीच जो कल आई है और एक टेलिंग ब्लो जो हमारी एयरफोर्स ने और आर्मी ने दिया, उससे हुआ है। और ये जाना उनका, वो भी आदमपुर जाना, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने बिल्कुल ठीक बात आपने माथुर सर कही है जी। बिल्कुल आपने ठीक बात कही है। हाँ जी, मैं जो बता रहा था वो 1 सेकंड और दे दीजिए मेरे को प्लीज, वन मोर लाइन। और उसके अलावा एक बात और हमने सिद्ध कर दी है, 4-5 चीजें हमने विश्व के पटल पर रख दी हैं बिल्कुल क्लियरली कि इंटेलिजेंस में, एयर पावर में, जो एयर डिफेंस रिस्पॉन्सेज हैं उसमें और विल में हम लोग वी आर देयर टू स्टे। वी आर नाउ ऑन द वर्ल्ड मैप। आप देखेंगे किस प्रकार से ये जो मैसेज था, ये पाकिस्तान के लिए नहीं था राकेश। ये मैसेज किसी और बांग्लादेश के लिए भी नहीं था। ये मैसेज पूरी दुनिया को गया है, पूरी दुनिया को गया है कि कैसे भारत की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान के इंपोर्टेड जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म थे उनको बिल्कुल मटिया मेट कर दिया। आपने सुना होगा कल चाइना ने एक कोशिश की थी कि वो JF-17 की परफॉर्मेंस के बजाय एक उन्होंने पेड आर्टिकल एक ब्रिटिश पेपर में छपाया जो कि उनको वहां से हटाना पड़ा क्योंकि उनके अभी JF-17 और ये MQ-29 और व्हाटएवर जो जितने हैं ये बिकने बंद हो जाएंगे। और आज आप देखिएगा कि भारत की जो इंडिजिनस, मैं अगले राउंड में आपके पास आऊंगा तो कैसे चाइना के हथियारों की पोल खुल गई है सर, उस पर मैं बातचीत करूंगा। उसका हमने एक अलग से ग्राफिक्स भी बनाकर रखा हुआ है। लेकिन रोहन गुप्ता जी, जो सुशांत सरीन कह रहे हैं वो एक बड़ी चुनौती भी है, बड़ी जिम्मेदारी भी है, लोगों की उम्मीदें भी हैं, क्योंकि सर्जिकल एयर स्ट्राइक को देखा, उससे बड़े अटैक की उम्मीद थी, उससे बड़ा अटैक हो गया। आपकी बात तो लोग उम्मीद पाल बैठे थे कि POK आप लेकर चले आएंगे, इसीलिए कई लोगों की ये शिकायत भी हो गई कि इतनी जल्दी खत्म नहीं करना था, इतनी जल्दी सीजफायर नहीं करना था। लेकिन हाँ, जो सुशांत सरीन कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है। कुछ जिम्मेदारी, कुछ चुनौती और कुछ लोगों को सबक भी गया है, मसलन जितने हमारे पड़ोसी हैं उनको। राकेश जी, मुझे लगता है कि जो कायराना हमला पाकिस्तान ने किया वो पूरी तरह से विश्व के सामने पाकिस्तान 2 काउंट पे बेनकाब हो गया। पहली बात ये कहना कि नहीं हम आतंकवाद के साथ नहीं खड़े हैं। जिस प्रकार की तस्वीरें आई, जिस प्रकार ने 9 बेस पे भारत ने हमला करके आतंकवादी बेस होने का सबूत दिया, जो बड़े बड़े आतंकी मारे गए, जो तस्वीरों में आतंकवादी के साथ आर्मी के अफसर देखे गए, तो पाकिस्तान की पूरी तरह से पोल खुल गई कि पूरे विश्व में अब ये कहने की हिम्मत पाकिस्तान की नहीं है कि वो आतंकवाद के साथ नहीं खड़ा है। नंबर 2, हमेशा पाकिस्तान न्यूक्लियर नेशन होने की डींगे हाँकता था, अपनी डिफेंस सिस्टम ये करता था, उसकी भी पोल भारत ने खोल के जो मेड इन
चाइना माल, जो सस्ता माल होता है, वो सस्ता माल क्या होता है पूरे विश्व ने देखा कि उनकी क्या धज्जियां उड़ गई, उनकी एयरबेस की धज्जियां देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम की धज्जियां देखे, और पूरी तरीके से बेनकाब हो गया कि चाइनीज माल की हकीकत क्या है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक मैसेज ये भी गया कि भारत सक्षम है किसी भी प्रकार के हमले को जवाब देने के लिए, वो कहीं से भी हो, हवा से हो, जमीन से हो, कहीं से भी हो, वो हमारी सिस्टम की स्ट्रेंथ हमको मालूम चल गई। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज राकेश जी, जब से ये मिशन चालू हुआ, डे वन से सरकार का क्लैरिटी था कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। डे वन पे जब 7 तारीख को हुआ, हमने युद्ध नहीं किया, हमने 7 तारीख को भी स्पेसिफिक प्रिसाइज हमले करके उनको ये कहा कि देखिए हम नहीं चाहते कि इसको हम लंबा खींचे। उस दिन भी अजीत डोभाल का स्टेटमेंट आया, उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा कि हम नहीं चाहते हैं। जब पाकिस्तान ने सामने किया, उसका वापस हमने जवाब दिया एयरबेस में हमला करके, और तब भी हमने ये कहा कि हम नहीं चाहते कि हमला हम करें। अब जब पाकिस्तान ने हमले रोक दिए, हमने उसका जवाब देना बंद कर दिया। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी जो एक आप एक्सपेक्टेशन, आपकी बात बिल्कुल नहीं, लेकिन रोहन गुप्ता जी एक सवाल है, एक सवाल है सर, मैं उसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूं, इसका भी आप जवाब दे दें, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम लंबा नहीं खींचना चाहते, तो लोग तो इस मूड में थे कि लंबा खींच दीजिए, एक बार में कहानी खत्म, जितनी हो सकता है हर बार की लड़ाई कर दीजिए। ये देश में अधिकांश लोगों की जनभावना थी ये। हाँ राकेश जी, मैं आपने बिल्कुल सही बोला। देखिए, मैंने वापस में कह रहा हूं, ये अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। हमको पाकिस्तान के टुकड़े करने हैं, हमको पीओके चाहिए, पर हमको सरकार और सेना पे भरोसा रखना पड़ेगा कि हर चीज हर समय पे होती है। आज हमारा जो एक मूल उद्देश्य था कि आतंकवाद की कमर तोड़नी है, वो हमने तोड़ी। पाकिस्तान को ये मैसेज देना कि आप आतंकवाद के सहारे भारत से नहीं लड़ सकते, वो हमने मैसेज दिया। पाकिस्तान की एक गलतफहमी होना कि नहीं भारत वार नहीं करेगा, वो हमने तोड़ के कर दिया, और पाकिस्तान को उसकी असलियत हमने दिखा दी। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। वो हम सिंधु की बात करें या जो भी अटैक की बात करें, हमारा अटैक चालू रहेगा। लेकिन एक बात है रोहन जी सर, एक बात है, मैं इसके बाद सुशांत सरीन के पास जाऊंगा। एक बात है सर, आपने कहा कि बातचीत होगी, अल्प विराम है। सर, बातचीत करके पीओके तो पाकिस्तान आपको देगा नहीं, कोई बातचीत नहीं, किसी न किसी ने पीओके लेना है तो उससे लड़ना ही पड़ेगा, यही सॉल्यूशन है उसका। देखिए राकेश जी, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। मैं एक चीज बोल दूं, देश की इच्छा क्या है, हमको कुछ भी करके पीओके चाहिए और पाकिस्तान के टुकड़े करने हैं, राइट। वी हैव टू गो इन अ स्ट्रेटेजिक वे, और वो उद्देश्य भारत सरकार और भारत की सेना के दिल में है, वो होके रहेगा। आप देखते रहिए, ये मिशन खत्म नहीं हुआ, पर हम एक जिम्मेदार नेशन है। हमको ये भी समझना है कि हमारी इमेज पूरे विश्व में क्या है, किस प्रकार से आतंकवाद की लड़ाई में भारत ने अपनी लीडरशिप पूरे विश्व में किया। ये पहली बार हुआ है कि किसी न्यूक्लियर कंट्री के सामने सीधा अटैक, आंख से आंख मिला के अटैक हुआ है और उसके पास कोई जवाब नहीं है। सुशांत सरीन जी, ये एक बड़ा बदलाव है जो रोहन गुप्ता कह रहे हैं, और मैं 2-3 बातें जोड़ता हूं, उसके आधार पर मैं चाहूंगा बात को आगे बढ़ाएं। हम देखते हैं तीनों सेनाओं की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, शिवतांडव स्तोत्र का होता है, से शुरुआत होती है। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें याचना नहीं रण होगा। सवाल एक पूछा जाता है, उसमें यह कहा जाता है कि बिना भय के प्रीति होती नहीं है, रामायण की चौपाइयों का उद्घोष होता है। तो ये तस्वीरें आज प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचते हैं आदमपुर एयरबेस पर, पश्चिमी एयर कमांड की जो कैप पहनते उसमें त्रिशूल का निशान है, भगवान शिव संहारक शक्ति के तौर पर है। पहलगाम जहां पर आतंकी हमला हुआ वो बेस कैंप है अमरनाथ यात्रा का। तो एक बड़ा संदेश की भारतीय सेनाएं अलग मूड में है, सामने आओ मत। नहीं, देखिए, वो तो प्रधानमंत्री जी ने जो कल रात को देश के साथ बातचीत की और आज जो सैनिकों के साथ के बीच में जाकर बातचीत की, उसका एक अपना संदेश तो बड़ा स्पष्ट है, और जो नीति है भारत की वो भी स्पष्ट है। ये अभी आप रोहन जी से पूछ रहे थे कि भाई बातचीत क्यों होगी, कोई बातचीत नहीं होगी। आई कैन अश्योर यू, बातचीत अगर कोई करना चाहता है तो एक केंद्र बिंदु है बातचीत का, और वो केंद्र बिंदु है आतंकवाद। उसी के साथ जुड़ा हुआ है कि कश्मीर पे बातचीत करनी है तो एक ही केंद्र बिंदु है कि जो पीओके का जो आपने कब्जा किया हुआ है उसको आप छोड़िए, आप निकलिए वहां से, दफा होइए, ठीक है। वो दूसरा केंद्र बिंदु है। और तीसरा केंद्र बिंदु ये है कि कोई पानी वानी का के ऊपर कोई समझौता नहीं होगा जब तक आप अपने सारी आतंकी फैक्ट्री खत्म नहीं करते। ये 3 केंद्र बिंदु हैं। अब जो पॉलिसी है पाकिस्तान के साथ, और कुछ लेना देना नहीं है अब हमारा, ये बात टोटली स्पष्ट हो चुकी है। मेरे ख्याल सबको ये समझ लेना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आगे भारत की नीति क्या रहेगी। भारत की नीति तो अब बड़ी स्पष्ट है। हम देखिए हमारी प्राथमिकता क्या है, और राकेश जी ये जरूरी है हमारे लोगों को भी समझना, जो ये बोलते हैं ना कि यार रुक क्यों गए, अंदर क्यों नहीं घुस गए, अभी क्यों नहीं ले लिया पीओके।
हमारी अभी प्राथमिकता क्या है? हमारी प्राथमिकता ये है कि अभी हम 4-4.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, हम अगले 10 वर्षों में 10 ट्रिलियन को क्रॉस करें ताकि हमारे लोग समृद्ध हो, उनमें और ज्यादा उनमें एजुकेशन हो और हमारे यहां पर लोग फले फूले। हम ये चाहते हैं। साथ ही साथ हमारी ताकत भी बढ़ती है, हमारी दुनिया के ऊपर जो हमारा लेन देन है वो भी बढ़ता है, दुनिया के ऊपर हमारा इन्फ्लुएंस भी बढ़ता है। ये हमारी प्राथमिकता है। लेकिन जो रोहन जी कह रहे हैं पीओके को लेना, भाई यार पीओके 2 तरीके से लिया जा सकता है। एक तो तरीका यह है कि हम जलगार कर दें, जंग कर दें, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि हम अपने दुश्मन को इतना कमजोर कर दें कि उसी से ना संभाला जाए और हमारी झोली में आके गिरे। और ये होगा एक दिन, आप देखिएगा। ये बलोचों को भी जो उनकी आजादी है वो इसीलिए मिलेगी कि पाकिस्तान इतना कमजोर हो जाएगा कि वो अपने किसी भी हिस्से को बचा नहीं पाएगा। ये जो पंजाबी मुसलमान है ना, इसको जूते मारने चाहिए। और इन्हीं के साथ कुछ ये जो सिंधी उनके बने हुए हैं ना, पूंछ में लटके हुए हैं बंदरों की तरह पंजाबियों के, इनको भी पढ़ना चाहिए। मियां मिट्ठू टाइप के जो लोग हैं ना, अगला वाला जो बम है, ये जो अपनी धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाता है ना, अगला वाला बम जो इसके ऊपर। तो मुझे लगता है कि जो बातें सुशांत जी आपने कही, वो मुझे लगता है कि इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल करके भारत ने वो शुरुआत कर दी कि इसको कमजोर करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक दिन वो टूट के बिखर जाए और इतने टुकड़ों में बिखरे कि लोग फिर गिरने से पहले सोचे कि ऐसा भी कोई मुल्क होता है क्या। माथुर सर आप कुछ कहना चाह रहे थे, इशारा कर रहे थे, मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं। जो बातें मैं कह रहा था, एक तो जो आप कहना चाह रहे थे, दूसरी बात है कि भाई एक ये भी संदेश गया है कि मेड इन चाइना के भरोसे रहेंगे तो यही होगा। PL-15 की बातचीत करें, HQ-9 की बातचीत करें, JF-17 की बातचीत करें या फिर उनका YIHA लॉटरिंग म्यूनिशन की बातचीत करें, प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई ये डिफेंस सिस्टम है हमारा, और संकेत था कि चाइनीज माल टिकेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो मैं कहना चाह रहा था उसका थोड़ा सा सुशांत जी ने उसको कवर कर लिया। मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए जो मैसेजेस गए हैं वो पूरे विश्व को गए हैं और ये बिल्कुल साफ मैसेज है। सबसे बड़ी बात है कि हमने आतंकवाद की कीमत बढ़ा दी। द कॉस्ट ऑफ टेररिज्म हैज बीन एनहांस्ड। दूसरा, बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने कहा था, जो DGMO और DG इन्होंने बात की थी, उन्होंने साफ कह दिया था कि आप इफ यू डू एनीथिंग वी विल, द डिवास्टेशन दैट वी विल डू विल बी मच मोर देन दैट एनीथिंग। तो ये बात बिल्कुल क्लियर मैसेज गया है भारत के रिजॉल्व का, भारत की कैपेबिलिटी का, भारत के। और इसमें देखिए बहुत कमांड, हमने बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड थी। हमारे सैटेलाइट इंफॉर्मेशन सेंटर जो सिस्टम्स थे, हमारा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर इतने कमाल के रहे कि उससे बहुत बेहतरीन हमको रिजल्ट्स मिले। अब जब जो आपका प्रश्न है वो इसी से कनेक्टेड है। अब देखिए, एक चीज होती है जो इक्विपमेंट होता है, दूसरा उस इक्विपमेंट के पीछे बैठा हुआ इंसान होता है। मैं आपको ये 7 मई वाला उदाहरण आपके चैनल पे 2-3 बार दोबारा मैं कहना चाहता हूं कि जब हुआ तो उस समय 12 दिन तक भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन रह चुका था। उस समय पाकिस्तान की जो एयर फोर्सेस थी, पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस नेटवर्क ग्रिड था जो कि कमजोर नहीं है, वो और तमाम उनकी फोर्सेस हाईएस्ट स्टैंडर्ड, हाईएस्ट लेवल ऑफ रेडीनेस में थी। और ऐसे हाईएस्ट लेवल ऑफ रेडीनेस में आपकी मिसाइलों ने जाकर के 22 मिनट में 11 टारगेट्स को तहस नहस कर दिया, बिना किसी डिटेक्शन के, बिना किसी नुकसान के। ये यू कैन नॉट इमेजिन दिस। तो इसमें इक्विपमेंट का जितना दोष है उससे कहीं ज्यादा दोष जो इक्विपमेंट के पीछे लोग बैठे हैं उनका है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो गई है, जिस लेटर की मैं बात कर रहा था उसको भी ध्यान में रखिए। चाइनीज इक्विपमेंट की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है और सबसे बड़ी चाइना की समस्या यही है। और चाइना ने बीच पोल खुली है और PK श्रीवास्तव सर उनकी पोल खुली है और हमने अपना डंका बजवाया है। डंका बजवाया डिफेंस सिस्टम का, जिसका कल भी पीएम मोदी ने जिक्र किया, आज भी पीएम मोदी ने जिक्र किया, और उसका सबूत है JF-17 का गिरना। और सबसे बड़ी बात है, एक और सेंटेंस उसमें प्रधानमंत्री का ऐड करना कि आतंकी और उनके सरकारी जो समर्थक है अलग करके नहीं देखेंगे, एक ही करके देखेंगे, एक ही तराजू में तोलेंगे, दोनों एक ही हैं। राकेश जी, यहां मैं जो बात जोड़ना चाहता था, जो मेरे को पैनलिस्ट हैं इतने नॉलेजेबल, उन्होंने सारी बातें कह दी, लेकिन आत्मनिर्भरता जिससे मैं जुड़ा रहा हूं अपने पूरे जीवन काल में, 50 से ऊपर साल मैंने प्रोफेशनल रहा हूं इस फील्ड में, जो आकाश का रोल रहा है, जो हमारे ब्रह्मोस का रोल रहा है और जो हमारे अपने स्पेस एसेट्स का रोल रहा है,
ईडब्ल्यू एसेट्स का रोल रहा है, आईडब्ल्यू एसेट्स का रोल रहा है, जो हम ओवर ए पीरियड डिकेड्स हम बिल्ड कर रहे थे, और उसको सिंथेसाइज करने के लिए जो हमारा आईएससीसीएस का रोल रहा है, जो आकाश तीर का रोल रहा है, जिससे हमने कॉस्ट ऑफ इंटरसेप्शन को भी बहुत कम कर दिया। क्योंकि लोगों के दिमाग में एक बात और आ रही थी कि अगर इतने सारे ड्रोन्स आते हैं और उनको हम बहुत कॉस्टली मिसाइल से एंगेज करते हैं तो इकोनॉमिकली हम इस वॉर को लूज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जनमानस में यह भी बात थी। तो मैं आपको बता दूं, कॉस्ट ऑफ इंटरसेप्शन जो इस पूरे 3-4 दिन में हुआ है वो लोएस्ट रहा है, इंक्लूडिंग इजरायली कॉस्ट ऑफ इंटरसेप्शन थ्रू आयरन डोम। तो बात यह है कि आत्मनिर्भरता जिसके ऊपर हम हैं, जो एक बात और एक व्यक्ति का मैं नमन करना चाहूंगा, क्योंकि मैं उस फील्ड में रहा हूं, डॉक्टर कलाम का। ये उन्होंने बहुत पहले इंटीग्रेटेड गाइडेड वेपन्स प्रोग्राम शुरू किया था। उस प्रोग्राम में हमारे पास जो इकोसिस्टम बनना था, हैदराबाद और बेंगलोर में पूरा इकोसिस्टम है, रॉकेट पावर में, प्रपल्शन में, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में, वॉरहेड में। इसमें हम देश की, विश्व की सुपर पावर हैं। अब उसका नमूना अब मिला, क्योंकि हमारे पीके श्रीवास्तव सर, एक चीज मैं चाहूंगा आप इसमें और अगर ऐड करें, फिर मैं रोहन गुप्ता के पास जाऊंगा। मैं एक चीज चाहूंगा कि एक चीज और आप बताएं कि जिस तरीके से हमारे ड्रोन्स गए, अटैक किए, वो भी मेक इन इंडिया ड्रोन्स थे। मैं कंपनी का नाम तो यहाँ पर नहीं लूंगा क्योंकि बहुत उस तरीके की चर्चाएं हैं, लेकिन जो कामिकाजी ड्रोन्स थे वो हिंदुस्तानी कंपनी के बने हुए थे। बिल्कुल सही। तो ये भी एक दुनिया ताकत देख रही है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम को चाइनीज माल को धत्ता बता के कामिकाजी ड्रोन जाते हैं और कैसे वहां पर तहस नहस कर देते हैं। पीके श्रीवास्तव सर, आपसे पूछा, आपने मुझसे पूछा, सॉरी। सो ये जो ड्रोन्स की आप बात कर रहे हैं, सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड यू आस्किंग मी। ये ड्रोन्स की आप बात कर रहे हैं, हमारे पास ड्रोन्स डीआरडीओ में भी बनते हैं, पब्लिक सेक्टर में भी बनते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में कम से कम 8 से 10 प्लेयर्स हैं। नाम मैं भी लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि ये चैनल पर नाम लेना गलत है। और हम हर तरह के ड्रोन्स बना सकते हैं, मेल भी बना सकते हैं, दैट इज मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, हेल भी बना सकते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। बहुत बड़ा है, थोड़ा सा समय कम है, थोड़ा सा समय कम है सर, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। रोहन गुप्ता जी, देखिए, एक तो बात है, ठीक है, सीज फायर, युद्ध विराम, अल्प विराम जो हम लोग कह रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी और चुनौती है कि इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना है। बिल्कुल राकेश जी, ऑपरेशन सिंदूर चालू है। और अभी जो सुशांत जी ने कहा, देखिए, हमको ये लड़ाई स्मार्टली लड़नी पड़ेगी। हमने एक मैसेज दे दिया आतंकवाद के खिलाफ। अब दूसरा जो हमारा उद्देश्य है, जो पीओके की बात करें या पाकिस्तान के टुकड़े हो जिससे इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो, उसमें कूटनीति की दृष्टि से, हर तरीके से, आर्थिक, कूटनैतिक, सामरिक, हर दृष्टि से हमको पाकिस्तान पे कांस्टेंट अटैक बनाए रखना पड़ेगा। अब ये भारत नहीं है जो डिफेंसिव मोड में हो, अब ये भारत की आपने नस को छेड़ दिया है, भारत की आत्मा को छिड़ा है। अब ये ऐसा भारत है कि ऑपरेशन सिंदूर तब खत्म होगा जब पाकिस्तान के 5 टुकड़े होंगे। ठीक है सर, बिल्कुल बात है, आप बिल्कुल, रोहन गुप्ता जी, आप बात सही कह रहे हैं। और इसी अटैकिंग मोड को देखकर लोगों को लग रहा है कि भगवान शिव का त्रिनेत्र खुला हुआ है तो परमानेंट इलाज हो जाए। अल्प विराम जरूर है, लेकिन लड़ाई अंजाम तक पहुंचे, फिर दोबारा इस तरीके की घटनाएं ना हो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के लिए।